Everyone, welcome back to Exam. But I hope you guys are doing great and आपकी preparations अच्छी चल रही हैं. Here I'm back and my name is Ayush Singh and I'm currently enrolled in JNU in MAPISM course. I'm back with free class series for political science. As you all might be aware that political science PG or CUET PG is going to begin from 11th of March. तो जिन जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में उनके लिए क्लासेस बहुत यूजफुल होने वाली है. ठीक है. फ्री क्लास सीरीज में आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी. ठीक है. जशनप्रीत मैम की भी हैं, मेरी भी हैं. और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर पाए. हम लोग वीक में दो तीन क्लास लाने की कोशिश करते हैं. कभी कभी नहीं आ पाती हैं बट ड्यू टू वेरियस रीजंस. बट जब जब पॉसिबल है हम आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं, जो लोग कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं या खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर्स की एग्जामिनेशन की, तो वो इन क्लासेस का यूज कर सकते हैं टू गेट सम गाइडेंस एंड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप ट्रिप में आ जाए. ठीक है. ऑल राइट. बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू टेल यू दैट एग्जाम वर्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज, पेड कोर्सेज चल रहे हैं सीयूटी पीजी के लिए. स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो मी एंड जशनप्रीत मैम आर टीचिंग political science and foundation course 2.0 has been started recently on 21st of December. ठीक है. 21st December 2023 ये स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि सीयूईटी की अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करूं तो सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप सभी को अब तक पता चल गया होगा. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी. देन देयर इज इंडियन पॉलिटी, कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. साथ में करंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी विच कंप्राइज अ lesser part of the syllabus. But Western political thought, Indian political thought, and political theory is taught by Jashanpreet Mao. And these three portions are taught by me. Okay? We both are enrolled in JNU, MA, PISM. Also, I've been teaching since the last 2 years. So I'd like to tell you one more thing. You will get material. आपको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है रोज के रोज. 6 days a week आपको क्लास मिलती है. 1 घंटे की क्लास होती है रोज. ठीक है. आपको उस क्लास के बाद उस क्लास रिलेटेड मटेरियल मिलेगा. जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर पढ़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, देन जैसे ही कोल्ड वॉर फिनिश होगा यू विल गेट अ मटेरियल ऑन कोल्ड वॉर ऑन पीडीएफ. पहली चीज. सेकंड, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. ठीक है. अगर बार बार आप देखना चाहते हैं, आप उस स्टेपुलेटेड टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं जब लाइव क्लास हो रही है, तो यू कैन गेट द क्लास. लास्ट ऑफ द लीस्ट इज यू विल गेट मॉक टेस्ट. बाकी आपको कोई क्वेरी आती है, मॉक टेस्ट 2025 मिलेंगे. बाकी आपको कोई भी क्वेरी आती है किसी भी तरीके की, या कोई भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको रेफर करना है कोई चीज, किस तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, वो सब चीजें मी एंड जशप्रीत कलेक्टिवली एड्रेस. सो द प्राइस इज 3999. कोई क्लासेस ज्यादा आपकी छुट्टी नहीं है. आप पीछे आराम से सारी की सारी रिकॉर्ड क्लास मिल जाएंगी इफ यू वांट टू ज्वाइन. ठीक है. कमिंग बैक टू द फ्री क्लास सीरीज पॉलिटिकल साइंस, टुडे we'll discuss some basic important टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए. बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? कुछ ऐसे टर्म्स जो पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है. बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज किसके कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है? ये इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी से ही है. आज ये बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा. ठीक है. तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या है? नंबर वन इज रूल ऑफ लॉ. ठीक है. सिंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको इनके मतलब और क्या क्या इसका मतलब होता है, किसने क्या दिया, सब आइडिया होना चाहिए. सी रूल ऑफ लॉ किसने दिया है? रूल ऑफ लॉ वाज गिवन बाय एवी डाइसी. ठीक है. इट वाज गिवन बाय एवी डाइसी. ये टर्म किसने दिया है? एवी डाइसी ने दिया है या पॉपुलराइज करा है. रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है, तीन तरीके से रूल ऑफ लॉ के बारे में हम समझ सकते हैं. सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे सुप्रीम है. रूल ऑफ लॉ को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मतलब है? कानून का राज. कानून का राज. ठीक है. मतलब कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं. ठीक है. रूल ऑफ लॉ सिंपली मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, पहला. दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हर, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे रिक्शा वाला हो, सेम क्राइम की सेम सजा, सब पे सेम ही कानून लगता है. ठीक है. इक्वालिटी, सब इक्वल लॉ के आगे सब इक्वल है. ठीक है. लॉ के सामने सब इक्वल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, ताकि एग्जीक्यूटिव जो है मिसयूज ना कर ले
अपनी पावर्स का, जैसे जुडिशियल अथॉरिटी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से अलग है इंडिया के केस में। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इन 3 टर्म से मिला के बनता है। एविडाइसी ने दिया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली कानून का राज, यहाँ से 2 टर्म आपको मैं और बता देता हूँ। रेक्स लेक्स एंड लेक्स रेक्स, ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है। लेक्स रेक्स मतलब है लॉ इज किंग, जहाँ रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। लॉ इज किंग, कानून ही राजा है। रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग इज लॉ। किंग इज लॉ, किंग मतलब राजा ही कानून। राजा जो बोलेगा कि किसी को मारना है मार दो, और ट्रेडर्स पे इतना टैक्स लगाना है लगा दो, किसानों पे टैक्स लगाना है इतना लगा दो, मतलब राजा जो कह रहा है वो लॉ। कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो रूलर है बेसिकली वो ही लॉ है। तो रेक्स लेक्स अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन पे आप कह सकते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, रेक्स लेक्स है वहां पे। किंग इज लॉ। डेमोक्रेसीज में लेक्स रेक्स है, ये वाला लॉ इज किंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या मतलब है बेसिकली? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिंपली मींस गवर्नमेंट को लिमिट कर देना। क्या? गवर्नमेंट को लिमिट कर देना। लिमिट द गवर्नमेंट। लिमिट करने का मतलब गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी पावर्स है वो अनलिमिटेड ना हो जाए, उसको किसी तरीके से लिमिट कर दिया जाए। यानी बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स पे फोकस ज्यादा किया जाए। इंडिविजुअल्स के जो है राइट्स पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स पे फोकस होना चाहिए, नहीं कि रूलर्स के पास सारी पावर दे दी कुछ भी कर दिया जाए। तो ये चीज कैसे करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा करा कैसे जाता है? बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसके हिसाब से एक किताब है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे रूल बुक, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। आर्बिट्रेरीली कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ है जिससे सारे के सारे लॉ निकाले गए हैं। ठीक है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम सुप्रीम लॉ है। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को लिमिट करना, गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करना। करते कैसे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के मीडियम से, मतलब एक रूल क्रिएट कर दी जो इसको, जिसका लॉ सुप्रीम है, बेसिक लॉ वही है, सारे जितने भी लॉज हैं उसी से निकल के आ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि कई केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो किसी कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। सी मतलब की कॉन्स्टिट्यूशन। और कई केसेस में हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो बट कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों भी हो सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में। तो मतलब कई केसेस में हो सकता है कि ये हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। कई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है हो। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा कैसे पॉसिबल? जैसे ऐसी अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, नाम के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन मर्जी राजा की ही चल रही, मर्जी एग्जीक्यूटिव की ही चल रही, मर्जी रूलर की चल रही है, तो इस एग्जाम्पल में आ जाएंगे। नॉर्थ कोरिया को आप कह सकते हैं। कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे आप ब्रिटेन की बात करें या इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है। गवर्नमेंट के पास पे लिमिट है। तो ये 2 तरह की बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है, बस बाइंडेड नहीं है, वो सब डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है उतना। बट आप समझ गए मेरी बात। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2 टर्म हो गए। ऑलराइट। दोनों भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया कनाडा जैसी कंट्रीज। थर्ड क्या है टर्मिनोलॉजी? पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जब एक्शन में आता है तो उसे पॉलिटी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्शन में, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन इज पॉलिटी। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो मतलब पॉलिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी विच इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिकल सर्किट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज पॉलिटी। जैसे इंडियन पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी एज अ ऑर्गेनाइज्ड, इंडियन सोसाइटी एज अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सो इंडियन इंडियन नेशन इज अ इंडियन पॉलिटी। ठीक। और क्या होता है इसमें? इसमें लॉज आते हैं मेड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं। डिसीजंस होते हैं जुडिशरी के। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं। तो पॉलिटी का मतलब समझ, नो रॉकेट साइंस, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कितने तरीके की बॉडी होती हैं?
ये ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी पॉलिटी में तीन तरीके की। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? दे डिराइव ओरिजिन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनका ओरिजिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे चेक रखता है, या फाइनेंस कमीशन हो गया। दीज ऑल आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? दे एग्जिस्टेंस इज बाय लेजिस्लेचर, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और उनका एग्जिस्टेंस तभी हो पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। जैसे एनएचआरसी देखेंगे आप, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है। सेबी की तरफ जाएंगे आप, या सीआईसी है। ठीक है। दीज ऑल कम अंडर स्टैट्यूटरी बॉडीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ठीक है। इनका महज एक सिंपल लॉ पास करके एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। लेजिस्लेचर से जो लॉ बना है वो स्टैट्यूटरी हो गई। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे नीति आयोग आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। सिंपली एक ऑर्डर से बन जाती है। ये बॉडीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कंटेंट कवर कर पाए। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। कौन होते हैं? दैट गवर्न अ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। समझ में आया आपको बात? गवर्नमेंट क्या होती है? एक सिस्टम, एक ग्रुप ऑफ पीपल है दैट गवर्न अ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। यूजुअली एक स्टेट की बात होती है यहाँ पर। यूजुअली एक स्टेट को जो गवर्न करते हैं लोग, उन सबको मिला के उस ग्रुप को ही गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है यूजुअली स्टेट। ठीक है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर का जो एक काम है कि लॉज बनाना, और एग्जीक्यूटिव का जो काम है कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लास्ट बट नॉट लास्ट जुडिशरी का काम है टू जज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं, ये तीनों ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो जिन ऑर्गन्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इन तीन ऑर्गन्स में जब गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है, तीनों के अलग अलग काम किए जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को देने वाले कौन थे? सबसे पहले चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। किसने दिया था ओरिजिनली? चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रेंच थिंकर फिलोसफर आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है। चार्ल्स, Montes, मॉन्टेस्क्यू नाम है इनका, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। नॉट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम और सरनेम करेक्टली, बट यू गेट द जस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडियन कंटेक्स्ट में कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 50 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 50 में। इट वाज ओरिजिनली गिवन बाय चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। कितने तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी हो सकती है? कई तरीके की होती है बेसिक। अगर आप डिवाइडिंग लाइन देखेंगे गवर्नमेंट की, सबसे पहले क्या होता है? एक मोनार्की। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा हो। ठीक है। दूसरी डेमोक्रेसी। बाकी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट भी आती है, बट बेसिक अगर आप इन दोनों को देखें, मोनार्की में भी जब आप देखेंगे, मोनार्की भी दो तरीके की होती है। सबसे पहली है एब्सोल्यूट मोनार्की, जो थोड़ा डिक्टेटोरियल हो जाती है, जहाँ पे सिर्फ राजा का ही कानून होता है। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नॉमिनल हेड है और क्या कहते हैं, राजा, वहाँ के क्राउन प्रिंस। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली या डेमोक्रेटिकली ही गवर्नमेंट चलती है। ठीक है। डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को और क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब बहुत कम लेवल पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है सारे के सारे लोग रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोज अपने इनपुट्स दे रहे हैं, डेली की डेली जो पॉलिटी हो रही है उस पर चल रही, कंट्री नेशन चल रहे हैं, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा लेवल पे, क्योंकि पॉपुलेशन और नेशन स्टेट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि जहाँ पे लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं उनके बिहाफ पे, जैसे हमारे वहाँ आप एमपीज, एमएलएज,
इन सबको देखेंगे, ये लोग रूल करते हैं, ठीक है। हम पहले इन्हें इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट फॉर्म से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, फिर ये डायरेक्टली रूल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक टूल्स आप नॉर्डिक कंट्रीज में, स्पेशली स्विट्जरलैंड में आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रेफरेंडम के बारे में पढ़ सकते हैं, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं, जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइड। इनके बारे में एक एक डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। रिकॉल, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं जो प्रेजेंट मतलब टाइम में हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे प्ले में आ रही है। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे कुछ टूल्स हैं, वहां से देख सकते हैं कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्ले में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक पांच हो गए, सिक्स क्या है? सिक्स का मतलब बस ये सिंपली मान लीजिए की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहला क्या है? लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन। सेकंड इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, दो हो गए। तीसरा क्या है? इक्वालिटी या जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस बोथ शुड बी देयर। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट होती है उसके, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं। यहाँ लोगों में ताकत है, ठीक है, लोकतंत्र, लोगों के हाथ में पावर, ठीक है। तो इक्वालिटी है जैसे, ये तीन की एलिमेंट्स होने चाहिए, पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोग रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। सेकंड इज लोग के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो पीसफुली रिजॉल्व होने चाहिए, कोर्ट कचहरी में जाके, ना कि लड़ाई झगड़े से। पावरफुल मीन्स तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो ताकतवर है वो अपना मन मर्जी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। इक्वालिटी है, जस्टिस होना चाहिए, सबके इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने देखा रूल ऑफ लॉ, सबको, सब कानून का राज है, सब कानून के बराबर, हमने बराबर जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। इस तरीके से की एलिमेंट्स होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वाले लेक्चर में, शॉर्ट में बताता हूँ। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है? सबसे पहला, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड क्या है? फेडरलिज्म। फोर्थ क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्युलरिज्म। ये हो सकता है जो इंडियन पॉलिटी जिन्होंने कभी पढ़ी हो, उनको थोड़ा आइडिया हो, ठीक है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला क्या है? फंडामेंटल राइट्स। दूसरा फेडरलिज्म। एंड third is separation of powers between three organs of the government, which is legislature, uh, executive, and judiciary. And last but not the least is secularism, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम 12 to 35, आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35, ठीक है। ओरिजिनली सात फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट प्रेजेंट टाइम पे छह हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड। क्यों रिमूव किया गया था, इसकी एक लंबी कहानी है, अभी आप जानिए। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड। पहले ओरिजिनली कितने थे? सात थे, ये रिमूव कर दिया गया था। राइट प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एंड इट वाज मेड आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए इसको बना दिया गया है, बाद में रिमूव करके नॉर्मल राइट बना दिया। मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया, बट सिंपली इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। बाकी छह और फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये छह फंडामेंटल राइट्स हैं, हर सिटीजन को इंडिया के हैं ये, सबके पास ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सबको, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक कुछ की फीचर्स होते हैं। जैसे पहला की फीचर ये है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगी उनके पास, मतलब सबके पास वोटिंग का अधिकार होगा। यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज होगी वो आपके पास वोटिंग का अधिकार होगा। पीपल अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू वोट, नो मैटर आपकी हाइट क्या है, नो मैटर आपका वेट क्या है, नो मैटर आपकी कास्ट क्या है, नो मैटर आपका रिलीजन क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है। इफ यू आर आई मीन ओवर एंड अबव द एज ऑफ 18, यू आर एलिजिबल टू वोट। 18 साल की उम्र है आपकी, सब आप वोट करने के लिए क्या कहते हैं, एलिजिबल हैं। सेकंड इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्राउन प्रिंस आ रहा है या फिर कब्जा करके फोर्स से जो लोग आ रहे हैं वो रूल कर रहे हैं। नो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्सेसिबल टू पीपल। ठीक है, बाय फ्री एंड नॉट सॉरी नॉट एक्सेसिबल, अकाउंटेबल टू पीपल, आई सॉरी, अकाउंटेबल टू पीपल। अकाउंटेबल कैसे हैं, जवाबदेह हैं, तो वो कोई भी एक्शन लेते हैं, पीपल कैन रिमूव देम फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर से हटा सकते हैं बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, बाकी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, बट इंडियन केस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री है इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से ही निकल के आता है। ठीक है, फेडरलिज्म का क्या मतलब है? फेडरलिज्म के अगर बारे में आप देखेंगे तो फेडरलिज्म में आप देखेंगे कि फेडरलिज्म में दिस बेसिकली मींस देयर इज लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की लेयर्स है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो टीयर 3 पे भी गवर्नमेंट मिलेगी, बट मेनली सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट आपको मिलेगी देखने को, और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। सो दिस इज व्हाट फेडरलिज्म मींस। इससे होता क्या है कि इट अलाउज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट टू बी टेकन क्लोजर टू पीपल। ठीक है, फेडरल यूनिट्स एंजॉय ऑटोनॉमी ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंडियन केस में तो आर्टिकल 246 या 7 शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 246 या 7 शेड्यूल में आपको देखेंगे, जब जहाँ पे आपको 3 तरह की लिस्ट देखने को मिलती है। 7 शेड्यूल, अगर आपने शेड्यूल वाला वीडियो देखा तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर दैट 7 शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे फेडरलिज्म फीचर आपको क्लियरली देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडियन पॉलिटी में है ही है। सेकुलरिज्म का सिंपली मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, कोई स्टेट का रिलीजन नहीं, नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। रिलीजन और स्टेट के बीच में एक सेपरेशन है। हालांकि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है। एंड इंडियन सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, क्योंकि इंटरवीन करता है जब जरूरत होता है। तो रिलीजियस मैटर्स में भी आप एग्जांपल देखेंगे, ट्रिपल तलाक के मैटर में इंटरवेंशन की जरूरत थी तो स्टेट ने इंटरवीन किया और बैन किया गया ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को। बट दिस इज व्हाट इंडियन सेकुलरिज्म इज अबाउट। इंडियन सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी कहते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। और बाकी जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से नेगेटिव सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉर टुडे। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बेसिक हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड पीवाईक्यू जरूर लगाइए, मॉक जरूर लगाइए, कहीं से भी लीजिए, बहुत जरूरी है लगाना। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल करने के लिए, अभी भी 2 महीने अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत आए हैं। ठीक है, इफ यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी पेड कोर्स यू कैन टेक। नहीं इंटरेस्टेड है, ये वीडियोस जो आते रहते हैं इन्हें देखते रहिए, से अच्छे से पढ़ते रहिए, सेलेक्टिवली पढ़िए, मॉक्स लगाइए। ऑल राइट, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए हुए हैं, मनदीप सर के नंबर से आप बात कर सकते हैं, उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट है आप, आई एम क्लियरली ऑलवेज अवेलेबल। And yes, all the best for CUET PG. Best wishes from Team Exam. You can just join our Telegram channel and YouTube channel for further updates. कोई भी अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के मीडियम से जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।